नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं कहानी श्रृंखला कांटों के पार की तीसरी कहानी। कांटों के पार फूल बाग की एक शाम। लेखक एवं वाचक नंदलाल भारती। मित्रों, केवल यह ग्वालियर के प्रसिद्ध फूल बाग की शहर की कहानी नहीं है, बल्कि 3 सहकर्मियों के बीच जन्म लेती मित्रता, इतिहास की परतों में छिपे प्रश्नों, समाज की जटिलताओं और जीवन के गहरे सत्य की भी कहानी है। नई नौकरी के साथ एक नए शहर में पहुंचा बुद्धनाथ अपने 2 साथियों ठाकुरायण और भानु साहब के साथ एक ऐसी शाम बिताता है जो उसके लिए केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि एक अनुभव बन जाती है। फूलों के बीच खड़े कांटे उसे जीवन का वह दर्शन समझाते हैं जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। संघर्ष, संवाद, इतिहास, मित्रता और जीवन की खुशबू से सजी इस कहानी में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं ग्वालियर के फूल बाग की उस यादगार शाम की ओर, जहाँ शायद आपको अपने जीवन के कुछ उत्तर भी मिल जाएं। ग्वालियर में बुद्धनाथ का पहला दिन उम्मीदों से कहीं अधिक अच्छा रहा था। नई नौकरी, नया शहर, नए लोग और नया माहौल। इन सब के बीच जो सबसे बड़ी राहत उसे मिली थी वह थी अपनापन। दफ्तर में उसके साथ काम करने वाले 2 लोग, ठाकुरायण और भानु सिंह, उसे पहले ही दिन अपने जैसे लगने लगे थे। दिन भर काम के साथ साथ बातचीत का सिलसिला भी चलता रहा। कभी कंपनी की कार्य संस्कृति पर चर्चा होती, कभी परिवार की बातें होती और कभी जीवन के अनुभवों पर। जोनल मैनेजर यश पूजन सिंह ने बुद्धनाथ के ग्वालियर पहुंचने से पहले ही उसके रहने की व्यवस्था दफ्तर के पीछे बने गेस्ट रूम में करवा दी थी। यह छोटी सी बात उसके लिए बहुत बड़ी राहत थी। उसे याद था कि देश के कई हिस्सों में किराए पर कमरा ढूंढना केवल आर्थिक नहीं, सामाजिक संघर्ष भी होता है। उसके भीतर कहीं एक भय अब भी जीवित था। यदि किसी ने जाति पूछ ली तो वह कुछ क्षणों तक चुप रहा, फिर स्वयं से बोला, जाति मेरा परिचय नहीं है, मेरा काम, मेरे विचार और मेरा व्यवहार ही मेरी पहचान है। समय धीरे धीरे ग्वालियर की गलियों में शाम धीरे धीरे ग्वालियर की गलियों में उतर रही थी। घड़ी ने 6 बजने का संकेत दिया। भानु साहब ने कुर्सी से उठते हुए कहा, ठाकुरायण, अब दफ्तर बंद करो। मैंने आज डिनर पार्टी का वादा किया है, इसके बाद आगरा की ट्रेन पकड़नी है। ठाकुरायण मुस्कुराए। भानु साहब, आपका नाम आखिर है कौन सा? चंद्रभान, चौहान, भानु साहब या आगरा नरेश?
कमरे में हंसी गूंज उठी। भानु ने भी जवाब दिया, सरकारी कागजों में चंद्रभान चौहान और दोस्तों की दुनिया में भानु। दफ्तर बंद करने की तैयारी चल रही थी कि भानु की नज़र बुद्धनाथ पर पड़ी। वह कुर्सी पर बैठा था और उसकी आंखें बंद थी। अरे भाई, पहले दिन ही सो गए क्या? भानु ने मेज थपथपाई। बुद्धनाथ चौंक गया। नहीं, मैं शायद सपना देख रहा था। अच्छा, दफ्तर में बैठकर सपना, जरा हमें भी बताइए। बुद्धनाथ हल्का सा मुस्कुराया। मैंने अपने दादा को कभी नहीं देखा। वे नौकरी के लिए कलकत्ता गए थे और फिर लौट कर नहीं आए। सपने में मेरी दादी मेरे कंधे पर बैठी थी। हम किसी ऐसी जगह पहुँचे जहाँ मिट्टी के नीचे चांदी और सोने के आभूषण दबे हुए थे। मैं उन्हें निकाल रहा था कि अचानक फिसल गया। तभी आपकी आवाज़ सुनाई दी और मेरी आँख खुल गई। कुछ क्षणों के लिए वातावरण शांत हो गया। फिर ठकुराइन बोले, सपनों का अर्थ चाहे जो हो, लेकिन एक बात तय है, तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उसी समय दफ्तर की छत के ऊपर से एक विमान गुजरा। भानु ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, देखो कहीं हमारे जोनल मैनेजर उसी में तो नहीं जा रहे हैं। ठकुराइन हंस पड़े। वे कार से गए हैं, विमान से नहीं। थोड़ी बहुत देर बाद उन्होंने प्रस्ताव रखा, क्यों ना बुद्धनाथ को आज फूल बाग दिखाया जाए। भानु तुरंत तैयार हो गए। चलो, मैं भी चलता हूँ। फिर डिनर वहीं करेंगे और फिर स्टेशन निकल जाऊँगा। तीनों दफ्तर से बाहर निकले। ग्वालियर की शाम अपने पूरे सौंदर्य के साथ शहर पर उतर रही थी। सड़क किनारे चाय की दुकानों पर भीड़ थी। कहीं समोसे तले जा रहे थे, कभी कचौरी की खुशबू हवा में घुल रही थी। पड़ाव तक वे पैदल पहुँचे। ठकुराइन बोले, यहाँ से सुअर भट्ट पकड़ेंगे? बुद्धनाथ ने आश्चर्य से पूछा, यह सुअर भट्ट क्या होता है? भानु हंस पड़े। दिल्ली वाले इसे टेम्पो कहते हैं। कुछ ही देर बाद वे फूलबाग पहुंच गए। ग्वालियर का फूलबाग सचमुच किसी चित्र की तरह सुंदर दिखाई दे रहा था। हरी घासें, सजे हुए रास्ते, गुलाबों की कतारें, बच्चों की आवाज़ें और शाम की ठंडी हवा, सब कुछ मिलकर उस स्थान को जीवंत बना रहे थे। बुद्धनाथ कुछ क्षणों तक चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसकी नज़र गुलाबों की एक क्यारी पर जाकर ठहर गई। वह धीरे से बोला, दुनिया फूलों को देखती है लेकिन कांटों को नहीं। भानु और ठकुराइन उसकी ओर देखने लगे। इन फूलों की सुंदरता के पीछे कांटों का पहरा है। फूलों तक पहुंचने के लिए कांटों का साथ स्वीकार करना पड़ता है। शायद जीवन भी ऐसा ही है। ठकुराइन मुस्कुराए। यानी हमारी कहानी श्रृंखला का नाम यहीं पैदा हुआ। बुद्धनाथ हंसा। शायद वो अगले
वो आगे बोला, जीवन में जो भी बड़ा सुख मिलता है वह सीधे नहीं मिलता। उसके पहले संघर्ष आते हैं, अपमान आते हैं, असफलताएं आती हैं, वही कांटे हैं। लेकिन जो व्यक्ति उन कांटों से गुजर जाता है वह अंततः फूलों तक पहुंच ही जाता है। भानु ने उसकी पीठ थपथपाई। दोस्त, तुमने तो फूल बाग घूमने का मजा ही दोगुना कर दिया। फूल बाग की सैर करते हुए ठाकुरायन ने उसका इतिहास बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि इस बाग का निर्माण मराठा शासन काल में हुआ था और वर्षों से यह ग्वालियर की पहचान बना हुआ है। पास ही संग्रहालय था, कुछ दूरी पर मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा भी दिखाई दे रहे थे। बुद्धनाथ ने कहा, अद्भुत बात है कि एक ही परिसर में इतनी विविधता है। भानु बोले, शायद यही भारत है। तीनों कुछ देर तक चुप रहे। फूलबाग से निकलकर वे वीरांगना लक्ष्मीबाई स्मारक की ओर बढ़े। रास्ते में इतिहास की चर्चा छिड़ गई। ठाकुरायन बोले, इतिहास केवल तारीखों का संग्रह नहीं होता, इतिहास स्मृतियों का बोझ भी उठाता है। भानु ने कहा, और कभी कभी पक्षपात का भी। बुद्धनाथ ध्यान से सुन रहा था। ठाकुरायन आगे बोले, कई लोगों के योगदान को इतिहास ने उतनी जगह नहीं दी जितनी मिलनी चाहिए थी। भानु ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह बार बार लौटता है, अपने छूटे हुए पात्रों को पहचान दिलाता है। कुछ देर बाद वे लक्ष्मीबाई स्मारक तक पहुंच गए। स्मारक के सामने खड़े होकर तीनों कुछ क्षण तक मौन रहे। ठाकुरायन ने धीरे से कहा, यहीं कहीं वह धरती है जहाँ रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम सांस ली थी। हवा जैसे अचानक गंभीर हो गई। भानु बोले, एक स्त्री जिसने पूरे साम्राज्य को चुनौती दी। बुद्धनाथ की आंखें स्मारक पर टिकी हुई थीं। ठाकुरायन ने आगे कहा, और इसी संघर्ष में झलकारी बाई जैसी वीरांगना भी अमर हुई। भानु ने पूछा, तुमने झांसी का किला देखा है? हाँ, ठाकुरायन बोले, और एक दिन ग्वालियर का किला भी बुद्धनाथ को दिखाएंगे। भानु मुस्कुराए। तुम भले अपने को 11वीं पास कहते रहो, लेकिन इतिहास की अच्छी समझ रखते हो। ठाकुरायन ने उत्तर दिया, डिग्री और ज्ञान हमेशा एक ही चीज नहीं होते। इतिहास की चर्चा धीरे धीरे समाज और वर्तमान तक पहुंच गई। तीनों के विचार अलग थे, लेकिन संवाद बना हुआ था। यही उनकी मित्रता की सबसे बड़ी खूबी थी। वे बहस करते थे, लेकिन कटुता पैदा नहीं होने देते थे। वे सहमत होते थे, लेकिन एक दूसरे को सुनते थे। शायद लोकतंत्र की असली शुरुआत यहीं से होती है। रास्ते में सेना का एक वाहन दिखाई दिया। भानु बोले, लगता है युद्ध शुरू होने वाला है। ठाकुरायन हंस पड़े।
चिंता मत करो, ग्वालियर अब भी सुरक्षित है। तीनों फिर हंस पड़े। घड़ी ने 8 बजा दिए थे। भानु ने कहा, अब खाना खा लिया जाए, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। ऑटो और टेम्पो के किराए को लेकर थोड़ी देर तक मजाक चलता रहा और आखिरकार वे भारतीय कॉफ़ी हाउस पहुंच गए। कॉफ़ी हाउस का वातावरण पुराने भारत की याद दिला रहा था। धीमी आवाज़ में चलती बातचीत, सफ़ेद वर्दी पहने कर्मचारी और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें। भोजन का ऑर्डर दिया गया। भानु बार बार घड़ी देख रहे थे। ठाकुरान ने छेड़ा, कहीं आगरा पहुंचने की जल्दी तो नहीं है? भानु बोले, भाई ट्रेन छूट गई तो दिक्कत हो जाएगी। ठाकुरान मुस्कुराए, बस इतना ध्यान रखना कि आगरा और ग्वालियर के बीच कहीं दिल न छूट जाए। तीनों हंस पड़े। कुछ देर बाद खाना आ गया। भानु ने किसी को बिल देने नहीं दिया। उन्होंने पूरा भुगतान स्वयं किया। आज की पार्टी मेरी तरफ से। कॉफ़ी हाउस से निकलकर वे स्टेशन की ओर चल पड़े। स्टेशन के बाहर पहुंचकर भानु रुके। उन्होंने दोनों मित्रों की ओर देखा। आज का दिन अच्छा रहा, ठाकुरान बोले। दोस्ती की शुरुआत हमेशा अच्छी होती है, उससे अच्छा बनाए रखना होता है, उसे अच्छा बनाए रखना पड़ता है। भानु ने हाथ मिलाया, कल मिलते हैं, सुरक्षित यात्रा। बुद्धनाथ ने कहा। भानु प्लेटफार्म की ओर बढ़ गए। दोनों मित्र उन्हें जाते हुए देखते रहे। स्टेशन की भीड़ में उनका चेहरा धीरे धीरे ओझल हो गया। वापसी के रास्ते पर बुद्धनाथ चुप था। ठाकुरान ने कहा, क्या सोच रहे हो? बुद्धनाथ कुछ देर तक मौन रहा, फिर बोला, मैं सोच रहा हूँ कि जीवन कितना अजीब है। सुबह तक हम अजनबी थे और शाम तक मित्र बन गए। ठाकुरान मुस्कुराए, यही तो यात्रा का सौंदर्य है। बुद्धनाथ ने आसमान की ओर देखा। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। शहर की रोशनियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। उसे अचानक फूल बाग के गुलाब याद आ गए। फूल और कांटे, संघर्ष और सफलता, पीड़ा और आनंद, शायद जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही था। कांटों से डरकर कोई फूलों तक नहीं पहुंचता, और जो कांटों के पार जाने का साहस कर लेता है, वही जीवन की असली खुशबू महसूस करता है। ग्वालियर की वह शाम समाप्त हो चुकी थी, लेकिन बुद्धनाथ जानता था उस शाम की स्मृतियाँ उसके जीवन में बहुत लंबे समय तक जीवित रहने वाली थीं। क्योंकि कुछ शहर केवल देखे नहीं जाते, जिए जाते हैं। कुछ शामें केवल बीतती नहीं हैं, जीवन का इतिहास बन जाती हैं। और कुछ मित्र केवल साथ नहीं चलते, वे हमारी यात्राओं का अर्थ बन जाते हैं। शायद इसी का नाम है जीवन, और शायद इसी का नाम है कांटों के पार का सुख। तो साथियों, ये थी कहानी श्रृंखला कांटों के पार की तीसरी कहानी। कांटों के पार, फूलबाग की एक शाम। जीवन हमें बार बार यह सिखाता है कि हर फूल के पीछे कुछ कांटे होते हैं, और हर सफलता के पीछे कुछ संघर्ष।
जो लोग कठिनाइयों, असफलताओं और परिस्थितियों के कांटे से गुजरने का साहस रखते हैं, वही जीवन की असली खुशबू और आनंद तक पहुँचते हैं। बुद्धनाथ ठाकुरायण और भानु साहब की यह छोटी सी यात्रा हमें यह भी याद दिलाती है कि संवाद मतभेदों से बड़ा होता है, मित्रता विचारों की सीमाओं से परे होती है और इतिहास केवल अतीत नहीं, वर्तमान और भविष्य का मार्गदर्शक भी होता है। मित्रों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिए। मैं हूं नंदलाल भारती और आप सुन रहे थे स्टोरी बाय नंदलाल भारती। फिर मिलेंगे कहानी श्रृंखला कांटों के पार की एक नई कहानी और जीवन के एक नए अनुभव के साथ। नमस्कार।